परिचय। बेटा जय, क्या कर रहे हो? पिताजी, मैं पानी पीना चाहता हूँ, इसलिए नल से पानी ले रहा हूँ। अजय, पीने के लिए नल के पानी का उपयोग मत करो, इसमें कीटाणु हो सकते हैं। हमेशा आरओ द्वारा शुद्ध किया पानी ही पिया करो। ठीक है पिताजी। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आरओ प्यूरिफायर कैसे काम करता है? मैं तुम्हें बताता हूँ। यह विपरीत परासरण के सिद्धांत पर काम करता है। नल का पानी वह विलयन होता है जिसमें लवण, धातुएं और कुछ अशुद्धियां होती हैं। आरओ प्यूरिफायर में अर्धपारगम्य झिल्ली होती है जो केवल पानी के अणुओं को गुजरने देती है, जबकि अन्य दूसरे अणु अर्धपारगम्य झिल्ली में से नहीं गुजर सकते। नल का पानी विलयन का और शुद्ध जल विलय का काम करता है। झिल्ली केवल विलय के अणुओं को गुजरने देती है। अच्छा पिताजी, मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। अब मैं इसके बारे में और अधिक जानना चाहता हूँ। बेटा, इसके बारे में और अधिक जानने के लिए तुम्हें विलयनों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। छात्रों, आज हम विलयनों के बारे में और अधिक जानेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। वाष्प दाब को परिभाषित करना, राउल्ट का नियम समझाना, दो अस्थिर द्रवों के विलयन के लिए राउल्ट का नियम समझाना, आदर्श और अनादर्श विलयनों में विभेद करना, धनात्मक और ऋणात्मक विचलन को समझना, अणुसंख्य गुणधर्म समझना, विसरण और विपरीत विसरण को परिभाषित करना, असामान्य मोलर द्रव्यमानों को समझना और वॉन हॉफ फैक्टर की गणना करना। द्रव का वाष्प दाब। दिए गए ताप पर वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर प्रयुक्त दाब, जो दिए गए ताप पर द्रव के साथ साम्यावस्था में हो, द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। द्रव का वाष्प दाब द्रव की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। द्रव की प्रकृति। कम अंतर आणविक बल वाले द्रव अस्थिर होते हैं और उनका वाष्प दाब अधिक होता है। उदाहरण के लिए, डाई मेथिल ईथर का वाष्प दाब एथिल एल्कोहल से अधिक होता है। तापमान। ताप वृद्धि के साथ वाष्प दाब बढ़ता है। इसका कारण यह है कि ताप में वृद्धि के साथ द्रव के अधिकणु वाष्प अवस्था में जा सकते हैं। ताप में अंतर के साथ वाष्प दाब में होने वाले परिवर्तन को क्लॉसियस समीकरण द्वारा बताया जाता है। यहाँ P1 और P2 क्रमशः तापमान T1 और T2 पर वाष्प दाब हैं और R सार्वत्रिक गैस नियतांक है। विलयन का वाष्प दाब। जब अवाष्पीय विलय की थोड़ी मात्रा को विलायक में मिलाकर विलयन बनाया जाता है, तब विलयन का वाष्प दाब केवल विलय के कारण होता है। इस स्थिति में विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलय से कम होता है। विलयन की स्थिति में द्रव सतह का कुछ भाग विलय के कणों से भरा होता है जो अवाष्पशील होते हैं। इसलिए द्रव का वाष्पीकरण कम सतह से होता है। इससे वाष्प दाब कम हो जाता है। राउल्ट का नियम। अवाष्पशील विलय वाले विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल अंश के समानुपाती होता है। वाष्पशील विलायक और अवाष्पशील विलय के विलयन की स्थिति में विलयन का वाष्प दाब इस प्रकार होगा। Pa बराबर K गुणा XA, जहां K समानुपाती नियतांक है। शुद्ध द्रव के लिए XA बराबर A। इस स्थिति में K शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, जिसको P0 A से प्रदर्शित किया जाता है। इस तरह Pa बराबर P0 A गुणा
XA, जो विलयन सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, उनका वाष्प दाब शून्य से लेकर शुद्ध विलायक के वाष्प दाब तक रेखीय रूप से परिवर्तित होगा। दो वाष्पशील द्रवों के विलयन के लिए राउल्ट का नियम। जब दो वाष्पशील द्रवों A और B को मिलाकर एक विलयन बनाया जाता है, तब वाष्प अवस्था विलयन के दोनों घटकों के वाष्प से मिलकर बनती है। प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब संगत घटक के मोल अंश पर निर्भर करता है। Pa बराबर Pa नॉट गुणा XA और Pb बराबर Pb नॉट गुणा XB। इस संबंध को राउल्ट का नियम कहते हैं। इसके अनुसार दो या अधिक परस्पर मिलने वाले वाष्पशील द्रवों के विलयन में दिए गए ताप पर विलयन के प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब इसके मोल अंश के समानुपाती होता है। राउल्ट के नियम के अनुसार Pa के एक प्लॉट से XA के विरुद्ध Pa नॉट से गुजरती एक सीधी रेखा प्राप्त होनी चाहिए जब XA बराबर 1 हो। इसी प्रकार Pb के एक प्लॉट से XB के विरुद्ध Pb नॉट से गुजरती एक सीधी रेखा प्राप्त होनी चाहिए जब XB बराबर 1 हो। कुल वाष्प दाब P जो विलयन के ऊपर वाष्प द्वारा लगाया गया है, वह Pa और Pb का योग होगा। P बराबर Pa जमा Pb, XA बराबर 1 घटा XB लेने पर P बराबर Pb नॉट घटा Pa नॉट गुणा XB जमा Pa नॉट। इसी प्रकार XB बराबर 1 घटा XA लेने पर P बराबर Pa नॉट घटा Pb नॉट गुणा XA जमा Pb नॉट। क्योंकि Pb नॉट तथा Pa नॉट दिए गए ताप पर नियतांक है, इसलिए कुल दाब P XB अथवा XA का रेखीय फलन होगा। आदर्श विलयन। किसी विलयन को आदर्श विलयन कहा जाता है यदि वह निश्चित ताप पर और सांद्रता के बहुत अधिक सीमा तक राउल्ट के नियम का पालन करता है। एक आदर्श विलयन के लिए P बराबर Pa जमा Pb। इसको दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। P बराबर Pa नॉट गुणा XA जमा Pb नॉट गुणा XB। समान प्रकृति और आकृति के द्रवों के आदर्श विलयन बनाने की संभावना अधिक होती है। उदाहरण के लिए मेथनॉल और एथेनॉल का मिश्रण। आदर्श विलयन के निर्माण के कारण दो परस्पर मिलने वाले द्रवों A और B आदर्श होंगे यदि दो आवश्यक शर्तें पूरी हों। यदि A और B के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल A के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल और B के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के बराबर होता है। A और B द्रवों का विलयन आदर्श होगा यदि A और B की समान संरचना और ध्रुवता होगी। आदर्श विलयन का उदाहरण। आइए आदर्श विलयन का उदाहरण देखें। बेंजीन और टोलुइन लगभग आदर्श विलयन बनाते हैं। 313 केल्विन पर शुद्ध बेंजीन और टोलुइन का वाष्प दाब क्रमशः पारे का 160 और 60 मिलीमीटर है। विलयन का व्यवहार आदर्श मानते हुए बेंजीन और टोलुइन के आंशिक दाब और उस विलयन के कुल वाष्प दाब की गणना कीजिए जो 4 मोल टोलुइन और 1 मोल बेंजीन से बना हो। आइए विलयन को देखें। हम जानते हैं कि बेंजीन का मोल अंश बराबर बेंजीन के मोल बटे बेंजीन के मोल जमा टोलुइन के मोल। अवकलित करने पर बेंजीन का मोल अंश बराबर 0.2
और टोलुइन का मोल अंश बराबर 0.8। इस प्रकार आंशिक दाब की गणना करने पर बेंजीन का आंशिक दाब बराबर पारे का 32 mm। इसी प्रकार टोलुइन का आंशिक दाब बराबर पारे का 48 mm। अतः विलयन का कुल वाष्प दाब बराबर पारे का 80 mm होगा। अनादर्श विलयन। जो विलयन सभी सांद्रताओं के लिए राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता, अनादर्श विलयन कहलाता है। अनादर्श विलयन के लिए आवश्यक शर्तें। विलयन का कुल आयतन विलायक A और विलायक B के आयतनों के योग के बराबर नहीं होना चाहिए। A के अणुओं के मध्य, B के अणुओं के मध्य और A और B के अणुओं के मध्य होने वाली आणविक क्रियाएं विभिन्न परिमाणों की होती हैं। इसलिए A और B को मिलाने पर एंथैल्पी में परिवर्तन शून्य नहीं होगा। राउल्ट के नियम का पालन नहीं होता है। एक अनादर्श विलयन राउल्ट के नियम से धनात्मक अथवा ऋणात्मक विचलन दिखा सकता है। धनात्मक विचलन। जब प्रत्येक घटक का आंशिक दाब और परिणामी कुल दाब राउल्ट के नियम के अनुसार अपेक्षित दाब से अधिक हो तो विचलन को धनात्मक विचलन कहते हैं। विलायक विलय के मध्य अंतर आणविक बल, विलायक विलायक और विलय विलय के अणुओं के मध्य बलों से कम होता है। इससे पता चलता है कि विलयन का वाष्प दाब अधिक होगा। ऋणात्मक विचलन। जब प्रत्येक घटक का आंशिक दाब और परिणामी कुल दाब राउल्ट के नियम के अनुसार अपेक्षित दाब से कम हो तो विचलन को ऋणात्मक विचलन कहते हैं। उदाहरण: पानी, नाइट्रिक एसिड और क्लोरोफॉर्म एसीटोन के विलयन ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। विलायक विलय के मध्य अंतर आणविक बल। विलायक विलायक और विलय विलय के अणुओं के मध्य बलों से अधिक होता है। इससे पता चलता है कि विलयन का वाष्प दाब कम होगा। मूल्यांकन। आगे बढ़ने से पहले आइए हम जानें कि आपने कितना सीखा। सही विकल्प को उठाकर उसके संगत स्थान पर रखें। अणु संख्य गुणधर्म। किसी दी गई मात्रा का विलायक में घोले गए अवाष्पशील विलय वाले तनु विलयन के वो गुण जो विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, उनकी प्रकृति पर नहीं, अणु संख्य गुणधर्म कहलाते हैं। तनु विलयनों में अणु संख्य गुणधर्म का प्रयोग घुले पदार्थों का आणविक भार ज्ञात करने के लिए होता है। विभिन्न अणु संख्य गुणधर्म हैं: वाष्प दाब में कमी होना, क्वथनांक में वृद्धि होना, हिमांक में कमी होना और परासरण दाब। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने से विलायक के अणुओं की विलयन के सतह से पलायन के स्वभाव में कमी आती है, क्योंकि सतह का कुछ भाग अवाष्पशील विलय के अणुओं से घिर जाता है। राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्प दाब में अपेक्षाकृत कमी विलय के मोल अनुपात के बराबर है। अतः Pa0 घटा P बटे Pa0 बराबर XB, जो कि NB बटे Na जमा NB के बराबर है। तनु विलयन के लिए Na NB से बहुत अधिक है। इसलिए हर में NB को नगण्य मानने पर हमें MB बराबर Pa0 बटे Pa0 घटा P गुणा WB गुणा Ma बटे WA। क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक वह ताप है जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। जब अवाष्पशील विलय को वाष्पशील विलायक में मिलाया जाता है, विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है।
इस विलयन को उबालने के लिए, इसके वाष्प दाब को बढ़ाने के लिए इसके तापमान को शुद्ध विलायक के क्वथनांक के ऊपर ले जाना चाहिए। विलयन के और शुद्ध विलायक के क्वथनांक के अंतर को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। इसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा टीबी बराबर टीबी घटा टीबी नॉट। तनु विलयन के लिए क्वथनांक का उन्नयन विलयन के विलय की मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है। Kb को मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। मोलल वृद्धि स्थिरांक क्वथनांक में वह वृद्धि है जब अवाष्पशील विलय के 1 मोल को 1 किलोग्राम विलायक में घोला जाता है। हिमांक का अवनमन। हिमांक वह तापमान है जिस पर किसी पदार्थ का वाष्प दाब अपनी द्रव अवस्था में ठोस अवस्था में इसके वाष्प दाब के बराबर होता है। विलयन तब जमा होता है जब इसका वाष्प दाब शुद्ध ठोस विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। जब विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तब इसका वाष्प दाब विलयन में कम हो जाता है। शुद्ध विलायक और विलयन के हिमांक के अंतर को हिमांक का अवनमन कहते हैं। हिमांक में कमी डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित होती है, जो टीएफ नॉट घटा टीएफ के बराबर है। तनु विलयन के लिए हिमांक का अवनमन विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। केएफ को मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। मोलल अवनमन स्थिरांक हिमांक में वो अवनमन है जब अवाष्पशील विलय के 1 मोल को 1 किलोग्राम के विलायक में मिलाया जाता है। परासरण। शुद्ध विलायक से विलायक का गमन अथवा तनु सांद्रता वाले विलयन से अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से अधिक सांद्रता वाले विलयन में जाने को परासरण कहते हैं। विलायक का गमन केवल एक ही दिशा में होता है। अर्ध पारगम्य झिल्ली झिल्ली जिसके द्वारा केवल विलायक के अणु निकल सकें किंतु विलय के नहीं। उदाहरण: सेलोफेन, पार्चमेंट कागज, कोशिका भित्ति। परासरण दाब। जब किसी विलयन को विलायक से एक अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा अलग किया जाता है तब आधिक्य में बने द्रव स्थैतिक दाब को परासरण दाब कहते हैं। इसे पाई से निरूपित करते हैं। दिए गए ताप पर परासरण दाब विलयन की मोलरता के समानुपाती होता है। पाई बराबर CRT। समीकरण में C का मान रखने पर हमें पाई बराबर WB गुणा R गुणा T बटे MB गुणा V प्राप्त होगा। इस प्रकार MB को ज्ञात किया जा सकता है। विपरीत परासरण। यदि विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाए तो अर्ध पारगम्य झिल्ली में से शुद्ध विलय विलयन में से बाहर आने लगता है। इस प्रकार परासरण की दिशा बदल जाती है और इस प्रक्रिया का नाम विपरीत परासरण है। विपरीत परासरण परासरण का ठीक उल्टा है। जब अतिरिक्त बाह्य दाब लगाया जाता है, विपरीत परासरण का प्रयोग समुद्र से शुद्ध पानी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। असामान्य मोलर द्रव्यमान। संयोजन। अणुओं के संयोजन से विलयन में अणुओं की संख्या कम होती है, लिहाजा अणु संख्य गुणधर्म में कमी हो जाती है। अणु संख्य गुणधर्म आणविक द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इसलिए सामान्य की जगह आणविक द्रव्यमान की बड़ी मात्रा प्राप्त होती है। वियोजन। वियोजन के कारण विलयन में विलय के कणों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे अणु संख्य गुणधर्म में बढ़ोतरी होती है। अणु संख्य गुणधर्म आणविक द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इसलिए सामान्य की अपेक्षा
अणु संघ के गुणधर्म की कम मात्रा प्राप्त होती है। वॉन्ट हाफ फैक्टर। यह विलय के सामान्य अणुभार और अवलोकित आणविक द्रव्यमान का अनुपात होता है। इसे I से निरूपित करते हैं। I बराबर सामान्य अणुभार बटे अवलोकित आणविक द्रव्यमान, अथवा I बराबर अवलोकित अणु संघ के गुणधर्म की संख्या बटे अणु संघ के गुणधर्म की कलित संख्या। वॉन्ट हाफ फैक्टर विलयन में विलय के अणुओं के संयोजन अथवा वियोजन की सीमा को प्रकट करता है। संयोजन की स्थिति में I छोटा होता है 1 से। वियोजन की स्थिति में I बड़ा होता है 1 से। ना संयोजन और न ही वियोजन में I बराबर होता है 1 के। क्या आप जानते हैं, संतृप्त विलयन को गर्म करने पर द्रव फैलता है, जिससे और अधिक विलय घुल जाता है। संतृप्त विलयन को ठंडा करने या वाष्पित करने पर विलय के लिए कम जगह बचती है, इसलिए विलय अवक्षेपित होता है। अवक्षेपित विलय के अणु आपस में मिलकर ठोस क्रिस्टल बनाते हैं। परासरण शरीर क्रियाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें गुर्दों और नसों की क्रियाविधि शामिल होती है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। दिए गए ताप पर वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर प्रयुक्त दाब, जो कि दिए गए ताप पर द्रव के साथ साम्यावस्था में हो, द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। जब विलायक के साथ में थोड़ी मात्रा में अवाष्पशील विलय मिलाकर विलयन बनाया जाता है, तब विलयन का वाष्प दाब घट जाता है। अवाष्पशील विलय वाले विलयन में वाष्प दाब विलायक के मोल अनुपात के समानुपाती होता है। दो परस्पर मिलने वाले वाष्पशील द्रवों के विलयन में विलयन के प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब इसके मोल अनुपात के समानुपाती होता है। समान प्रकृति और आकृति के द्रवों के आदर्श विलयन बनाने की संभावना अधिक होती है। क्वथनांक वह ताप है जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय ताप के बराबर हो जाता है। जब किसी विलयन को विलायक से एक अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा अलग किया जाता है, तब आधिक्य में बने द्रव स्थैतिक दाब को परासरण दाब कहते हैं।